अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाजरीन, बलूचिस्तान एक मरतबा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। हजारा बरादरी के गमों में इजाफा। मच में 11 बेगुनाह कारकुनों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और उधर पुलिस रिफॉर्म्स का नारा लगाकर आने वाली पीटीआई पुलिस रिफॉर्म्स लाने में बुरी तरह नाकाम। वजीर आजम हाउस से चंद किलोमीटर के फासले पर नौजवान उसामा सत्ती का पुलिस के हाथों अंधोनाक कत्ल। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर को 3 माह में तब्दील करने वाले साबिक सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को तब्दीली सरकार ने तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने 9.5 खरब के मेगा प्रोजेक्ट रूडा को काम करने से रोक दिया है। जब तक एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं आती काम करने से रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आए हैं। खुराक, सब्जियां और बागात लगाने वाली जगहों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। एलडीए से ग्रीन एरियाज में बनाई जाने वाली हाउसिंग सोसाइटीज पर रिपोर्ट तलब कर लिया। आमिर साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। हज़ारदरी का बासानी से कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन वजीर आजम, वज़रा या जो भी हमारे लीडरान हैं उनकी जानिब से महज मजम्मती बयानात इनफ हैं? कि हज़ाराज का मसला काफ़ी सालों से है और मुझे ये क्या कहूँ कि तकलीफ़ से बताना पड़ता है कि मुझे बड़ा क्लोज़ क्वार्टर्स से इसको वॉच कर रहे हैं। और मैं बेताशा इनके कब्रिस्तानों में भी जा चुका हूँ, घरों में भी जा चुका हूँ। और ये कई सालों से हज़ारों लोग इसके अंदर मर चुके हैं। तफाकन जो है 2-4 साल से ये थम गया था, तो हमने समझा था कि शायद ये मसले का हल थोड़ा सा निकल आया है, मगर फिर वो ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि 11 लोगों को जिस तरीके से बांध के मार दिया गया है सारा। तो ये कह देना कि जनाब वो इंडिया का हाथ था और दाइश के लोग थे, ये काफ़ी नहीं है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है। वो बेचारे हज़ारा शियाज, इसके एक तो डिनाइल में है, लोग इसको जिक्र नहीं कर रहे। करना चाहिए भाई साहब, जो विक्टिम है उनका बताना चाहिए। ये सेक्टेरियन वायलेंस है, शिया हजरात के ख़िलाफ़ ये कत्ल-ए-आम है। और इस वक्त वो बेचारे सर्दी में माइनस की शायद कोयटा के अंदर सर्दी पड़ रही है और वो अपनी लाशें लेके बैठे हुए हैं और उनकी तसल्ली के लिए किसी को कोई शर्म नहीं आ रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी मैं देख रहा था, थोड़ी देर पहले ख़बरों में बता रहे थे कि 3 वज़ीर गए हैं। उन्होंने कहा जनाब ये हम 48 घंटे बाद आ गए हैं, मगर आपकी जो तिफल तसल्लियाँ हैं ना, इससे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। और उनका वाकई मसला है, उनके ज़ख़म बहुत ज़्यादा पुराने और गहरे हैं। और माजी में चूँकि इन चीज़ों के खुरे पाकिस्तान में निकलते रहे हैं, उस वक्त भी यही कहा जाता रहा है कि जी ये गैर मुल्की साजिश है। सो उनको ठंडा करना, उनको इस वक्त उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। मगर कोई जो है ना, और वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तसल्लियाँ नहीं मांगते हैं, मगर इस वक्त वहाँ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से ये नहीं नज़र आ रहा है एफर्ट। और फेडरल गवर्नमेंट तो बिल्कुल, वो जो शेख रशीद साहब है ना, वो कहते हैं शायद मैं अब इंटीरियर मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मैंने रोज़ के बाद पॉलिटिकल नारे मारते हैं कि जी मैं वो स्पीकरों पे बात करके रह गए हैं ना। उनसे इस्लामाबाद नहीं छोटा सा हैंडल हो रहा, ना सिर्फ के ये है, मगर कम अज़ कम किसी ना किसी को वहाँ पे अब तक 2-4 दिन में 2 दिन हो गए हैं, अब चले जाना चाहिए था। वो बेचारे लवाकिन अपने जनाजों के साथ सड़क पे बैठे हुए हैं, सर्दी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब, इनकी जो पहली तकरीर थी उसके अंदर इन्होंने कोई 10-15 मिनट सिर्फ इस बात पे लगाए, कंपैशन पे, रहम। तो इनको किसी को रहम नहीं आ रहा कि इस वक्त 11 ख़ानदान नहीं है सिर्फ वहाँ पे, साथ में 1100 और भी ख़ानदान हैं जिनके साथ ये हो चुका हुआ है। वो सारा शहर जो है ना उनके दर्द के अंदर शरीक है और वहाँ पे अभी बैठा हुआ है। और यहाँ से कोई ना फेडरल गवर्नमेंट से ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये उनका गम शेयर नहीं कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था उनके तर्जुमान की बात, वो कहते हैं जनाब हमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की भी तसल्लियाँ नहीं चाहिए,
क्योंकि बलूचिस्तान के हालात में जो लोग सारा पावर एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे ज़ाहिर है एफसी का भी गलबा है। वो कह रहे हैं हमें जो है पिंडी से भी चाहिए तसल्लियाँ, हमें होलसम किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव तसल्ली चाहिए। ये जो जाली आप आके हमारे साथ बैठ के जो डायलॉग बोल के चले जाते हैं ये नहीं है, वरना ये जनाजे पड़े हुए हैं हम नहीं दफनाएंगे। तो ये एक इंसानी पहलू है, ये हर लिहाज से वो है। खुदा के लिए मैं क्या कहूँ, मुझसे बयान नहीं हो रहा उनका दर्द। क्लास साहब, इस तरह के इश्यूज दिन भर देख रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं? एक तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारी लेनी चाहिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये अब कोई राज नहीं रहा कि सारा ये जो बलूचिस्तान है ना वही मैनेज करते हैं, वही हैंडल करते हैं। बिल्कुल। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं, हमारा इवन वो कहते हैं डीजी जो एफसी वगैरह कमांडर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास क्लाउड भी है और बहुत बड़ी उनके पास फोर्स भी है, और सारे का सारा यही बताया जाता है वो हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको पता भी है भी अफगानिस्तान, इंडिया, दीगर मुल्कों से इशूज़ आते हैं, तो भाई साहब आप हमें एक यहाँ पे लाइन दे के वो कहते हैं ना उसके ट्रक की बत्ती दी हुई है जी, अफगानिस्तान से लोग आए थे, वो जी इंडिया से आए थे, उसके बाद पूरी कौम बिल्कुल चुप करके बैठ जाती है, ना वो किसी से सवाल पूछती है ना किसी से जवाब लेती है। बस ये सारा कसूर जी इंडिया का है, सारा अफगानिस्तान को, भाई साहब इंडिया अफगानिस्तान का है कसूर होगा तो फिर हमने इतनी बड़ी यहाँ भर्तियाँ किस चीज़ के लिए की हैं, फिर अरबों खरबों के आप इसके बाद ये क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, फिर इतने बड़े आप यहाँ से फंडिंग ले रहे हैं, गरीब आवाम है, ये गरीब लोग हैं, आपका बजट नहीं होता, पैसे नहीं होते, तनख्वाहों के पेंशनों के पैसे नहीं होते, तो आप रातों रात यहाँ पे 10 रुपये 5 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के फ़ौरन निकाल लेते हैं। लोग उसके बदले में आपसे क्या मांगते हैं? सिक्योरिटी मांगते हैं, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। वो कहते हैं वो भी इंडिया और ये अफगानिस्तान की वजह से हम नहीं दे पा रहे। बस ठीक है, फिर आपने अगर मान लिया है, आपने बात तय कर ली है कि आपसे वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो जो आते हैं भाई दुनिया भर में सैबोटेज होते हैं। अच्छा उन मुल्कों से पूछें वो हम पे लगाते हैं कि जनाब के यहाँ से होते हैं, इतना हम नहीं कर सके कि 3-4 मुल्क हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के बैठ के ज़रा थोड़ी सी SOPs तय कर लेते कि एक दूसरे को चलें जनाब की बहुत बड़ी खुदा ना खासा जंग लग गई तो ठीक है फ़ौजें लड़ेंगे। ये जो हमारे यहाँ पे बेचारे इनोसेंट लोग हैं, जो मासूम हैं, जो बिल्कुल एक उसका फॉडर सा बन कर रह गए वार का, इनका प्रॉक्सी वार्स का, हम इनको नहीं मारेंगे, दाइश पे डाल दो, वो जनाब उस पे डाल दो, फलाने पे डाल दो, टिंगाने पे डाल दो, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने प्रेस रिलीज देना है, अखबार में खबरें लगवानी है, वो जी फलाने आए थे, फलाने आए थे, फलाने आए थे, तो वो मार के चले गए। कोई लगता है कि एक लॉलेस लैंड आपने बना दी। आज का नहीं है, पिछले 20-25 साल का मसला है। 20-25 साल का भी नहीं अगर देखा जाए तो 47 से ऑनवर्ड शुरू हुआ हुआ ये, अभी तक आप कोई पॉलिसी नहीं बना सके, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सके, कोई सिक्योरिटी, कोई पॉलिटिकल भी जो आपके डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं भी, अगर बातचीत हो सकती है, दुनिया भर के हर मुल्क से हम बातचीत करते हैं जो हमारे दुश्मन भी हैं, तो आप आगे बलोचों से बातचीत नहीं कर सकते। कुछ दें उनको, जहाँ पे जो पैसा आ रहा है बिलियंस ऑफ रुपीज़ जहाँ पे पंप हो रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने उस दिन गिनवाया कि कितना बलोचिस्तान में जा रहा है, दें उनको। फिर लोगों को जाने तो बचाएं, उनका हिस्सा दें, शेयर दें, जो उनके वहाँ पे जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं दें उनको, इक़्तिदार दें, थोड़ा हिस्सा दें। हमने बंदे भी अपनी मर्जी के रखने और फिर वो बंदे वहाँ डिलीवर भी नहीं कर सकते। हमने वहाँ पे अच्छी खासी एफसी की बहुत बड़ी तादाद है, उसका बजट में बताओ मेरा ख्याल है ये थाउजेंड्स उसके हैं वो एम्प्लॉइज़ हैं, मुझे याद आ रहा है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये 32,000 से ज़्यादा थी। उसमें कौमी असम्बली में एक दफ़ा फिगर दिए गए थे कि कितनी वहाँ पे, ये उस वक्त आज से 10 साल पहले की बात बताओ, अब तो बढ़ा दी होगी। जब आपको पता है सारा कि ट्रबल्ड आपका सूबा है, मुझे याद है कि एफसी डबल हो गई हुई है, पहले एक एफसी की वहाँ पे मेजर जनरल साहब होते थे, अब साउथ और नॉर्थ के 2 कर दिए गए हैं, डबल उनकी फोर्स हो गई हुई है। अब बड़े पुराने फिगर, सही कह रहे हैं, पुराने बता रहे हैं। तो उसके बाद मुझे याद है नासिर खोसा साहब वो चीफ सेक्रेटरी थे, ये गिलानी साहब के दौर की बात है, वज़ीर आज़म गिलानी साहब थे जब यहाँ पे, मुझे आज तक याद है कैबिनेट में उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, कोई कॉपी मेरे हाथ लग गई थी। वो चीफ सेक्रेटरी थे नासिर खोसा साहब वहाँ बलूचिस्तान में, उन्होंने पता बड़ी खूबसूरत बात की थी यहाँ पर, मुझे आज तक मेरे जहन से नहीं निकलती। उन्होंने कहा जनाब बलूचिस्तान का जो मसला है ना ये इंटरनल नहीं है, अल्फाज मुझे आज तक याद है, उनकी जो ब्रीफिंग की कापी थी जो वहाँ पे, उसके कुछ मिनट्स बाद में मैंने देखे, उन्होंने कहा सारा मसला बलूचिस्तान का इस्लामाबाद से आता है। अब अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात लगती होगी लोगों की कि इस्लामाबाद का बलूचिस्तान का, उन्होंने कहा आप जिम्मेदार हैं। उनका ये कहना था जब तक पाकिस्तान के फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू नहीं करेंगे आप, बलूचिस्तान ट्रबल में रहेगा। उनका इशारा इन्हीं की ये चीज़ों की तरफ से था कि इंडिया के साथ आप चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, आप अफगानिस्तान के साथ नहीं करेंगे या ईरान के साथ नहीं करेंगे तो बलूचिस्तान आपका पीसफुल नहीं होगा। ये आज से 10 साल पहले उनकी ब्रीफिंग थी गिलानी साहब के दौर में। उन्होंने कहा हजूर ये सारा मसले जो हैं आप यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते हैं, आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो हम वहाँ पे ये बलूचिस्तान में हमें फेस करनी पड़ती है। फिर सारे कहते हैं इनको रोक के दिखाएं। उसने कहा कैसे हम रोक के दिखाएं, ये सिविलियन नहीं रोक सकेंगे। एक तो ये चीज़ इस पे आ गई, ठीक है। नंबर 2, इमरान खान साहब की सीरियसनेस ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। आज के आपके जो हमारी अभी टीम ने बनाए हैं ये ज़रा इनके हेडर ज़रा पढ़ें आज के क्या हैं।
कि इमरान खान साहब की सीरियसनेस देखें, जो मुल्क उस बलूचिस्तान पे अगर हमारी टीम उस याद करती तो 2-4 ये क्लिप निकाल लेती तो पता चल जाता। 1001 बयान हैं इमरान खान साहब के बलूचिस्तान पे, निकाल के देख लें। जैसे उन्हें दुनिया भर का कोई टॉपिक रहने नहीं दिया जिस पे बात की हो। आज उन्होंने अपने उन तर्जमानों को मीटिंग बुलाई हुई थी। सर ज़रा प्रायोरिटीज़ देखें, क्योंकि अगेन अपने शेख रशीद साहब हैं, मैं इससे पहले आता हूँ तर्जमानों पे, इनको ये बिल्कुल टके की कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मरे जिए। आपको याद है यहाँ नसीरुल्लाह बाबर साहब पे एक इल्ज़ाम लगता था कि उनके अपने बच्चे नहीं हैं। सर अगर आपको याद हो, उनके बारे में कहते थे नसीरुल्लाह बाबर साहब की क्योंकि अपने बच्चे नहीं लिया, किसी का मारा जाए कुछ हो जाए, उन पे आता था। अगर उनके हमदर्दी इसको डिनाई करते हैं, कराची में होता था कि अपने उनके बच्चे नहीं है, लिहाजा वो आपके अंदर वो सेंस नहीं आती शायद। तो शेख साहब उसी कैटेगरी में आते हैं माशाल्लाह, जो मरे जिए। अभी वो जो यहाँ पे आपके इस्लामाबाद में इतना बड़ा मर्डर हुआ है, इतना बड़ा यहाँ पे केसेस हैं, रोजाना यहाँ पे आपकी वो चीज़ें हो रही हैं। आपसे यहाँ पे 24 किलोमीटर का शहर नहीं संभाला जा रहा, आपकी पुलिस से नहीं संभाला जा रहा, आपके डीएमजी के जो बाबूस बैठे हुए हैं, ग्रुप्स बैठे हैं, उनसे नहीं संभाला जा रहा। जिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी कैबिनेट से 24 किलोमीटर का ICT जो है आपके इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी 24 किलोमीटर का है। लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त आपका यहाँ से आपके कराची से सबसे ज्यादा बदतरीन है। हम इनसे तवक्को रखे बैठे हैं, हमें बलूचिस्तान ठीक करके देंगे जिनसे यहाँ 24 किलोमीटर नहीं चल रहा। आप प्रायोरिटी देखें उनकी जरा माशाल्लाह। अच्छा अपने बच्चे माशाल्लाह लंदन में रहते हैं, शेख साहब के माशाल्लाह अगर हो गई उनकी तो वो हो, सो उनको परवाह नहीं है, वो सिक्योर कंट्रीज में रहते हैं। जैसे ये दूसरे को पता ही नहीं है बच्चों का काम क्या होता है। मतलब खान साहब को वो लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे। एक आपका 21 साल का बच्चा मारेगा, 4 रात हम सो नहीं सके, हमारे बच्चे इसी एज में है कि इतनी मतलब आपने 22 गोलियां मार दी बच्चे को यार, और कहीं से कोई नहीं है। और याद होगा इन्होंने ये वहाँ पे फैसला न उसका सहीवाल में 5 इन्होंने पूरे फैमिली मेंबर उड़ा दिया। तो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था मुझे आने दे, कतर से वापस आने दे, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। आज तक कतर से वापसी नहीं हुई उनकी, अभी तक वापसी की फ्लाइट ही नहीं पहुंची उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। इनसे क्या तवक्को रख के बैठे हुए हैं कि इनको बच्चों का टक्के की फिक्र नहीं। इतना बड़ा वाकया है इस्लामाबाद में, डाके चोरी, कोई चीज़ नहीं हिली, कोई हेड यहाँ पे रोल नहीं हुए, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुए। आज उनके ज़रा आप इनकी प्रायोरिटीज़ देखें, और ये डिज़र्व करती है कौम। मैं अगर फिर कह रहा हूँ, मुझे इस कौम के साथ हमदर्दी होना ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकी है। दे डिज़र्व दैट एंड। आई खान साहब फरमाते हैं अपने पार्टी तर्जमानों की उन्होंने मीटिंग की, दिन में 2-3 तो शुगल होते हैं, वो ये शुगल चल रहा है ना, शुगर चल रहा है। एक उन्होंने कैबिनेट मीटिंग कर लेना, यारों दोस्तों ने गप कर लेना, शाम को उन्होंने तर्जमानों का इजलास बुला लेना है, और फिर रात से आपको 7 से लेकर 11 बजे तक वो गाली गलौज और वहाँ पे डिबेट होती है। ये सिर्फ तर्जमानों का PR का मसला है। वो समझते हैं कि ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, सर ये तर्जमान अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे, इसके अंदर ये अजम्पशन है। अच्छा उनको आज वो फरमाते हैं कि जनाब के वज़ीर आज़म खान साहब ने अपनी पार्टी तर्जमानों को अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। जरा सुनते हैं, प्रायोरिटीज देखें जरा। वहाँ 11 लाशें पड़ी हुई, इस्लामाबाद में आपकी एक बच्चा मारा गया है, इतना नौजवान बच्चा मारा गया है, यहाँ पे इतने बड़े रोज उसके क्राइम हो रहे हैं। F61 में वहाँ पे डाका पड़ा है 55, ये F61 ये यहाँ से हम बैठे हुए हैं, पोश एरियाज में इस तरह के वहाँ पे 4 डाकू घुस गए। पोश को छोड़े, रेड जोन है, रेड जोन है, पाकिस्तान के सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं इधर। आगे F6 आपका 3 है, साथ में मिनिस्टर एनक्लेव है, ये तो दीवार लगती है मिनिस्टर एनक्लेव वाली, ये तो घुस गए हैं मिनिस्टर एनक्लेव में, घुस गए आपके। और वजीर आज़म साहब की प्रायोरिटीज देखें उनके मिनिस्टर की। पार्टी तर्जमानों को हिदायत की कि अपोजिशन को टफ टाइम दें, और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के करप्शन केसेस को उजागर किया जाए। और उन्होंने वहाँ पे जनाब वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन में बड़ी तनकीद की, बला बला ये PDM फारग हो चुकी, अपनी मौत मार गई, बिल्कुल मार गई। सवाल इनसे ये पूछते हैं, आपको याद होगा शिबली फराज साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वेरी पोलाइट मैन, डिसेंट मैन। उन जैसे बंदे को भी इतना प्रेशराइज कर दिया है इमरान खान साहब ने। उनके मुंह से मुझे नहीं याद पड़ता, बड़ा हमारा 10-12 साल से ताल्लुक रहा है उनसे, कि कभी उनको मैंने आम गुफ्तगू में ये प्रवोक होते देखा हो, लड़ते देखता हो। अब वो भी खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए, परसों में देख रहा था उनको ये काशिफ अब्बासी साहब के शो में, वो जिस तरीके से उससे लड़ पड़े हैं उनका जुबैर साहब से। जुबैर साहब को मैं दाद देता हूँ ये शिबली साहब से मादरत के साथ, कि इसके बावजूद, इतनी बड़ी प्रोवोकेशन के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा है। एक मेरी तर्जमान से बात हुई, नहीं क्या है वहाँ पे, आपको पता है यहाँ पर एक तरह से 15-20 लोग, मैं कि भाई साहब कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे आप आजकल अपनी गुफ्तगू में, अपने चीज़ों में बहुत ज़्यादा। मैं कि नेक्स्ट लेवल पर चला गया कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये बात तस्लीम कर ली। खान साहब तो अभी भी नहीं मान रहे कि जनाब कि हम कुछ कर रहे हैं, वो तो चाहते मज़ीद इनको रगड़ा दो, इनको मज़ीद दो। मुझे हरून साहब की बात याद आ रही है, हमारे दोस्त हैं, उनकी कोई ना कोई विजडम वाली बात कभी कभी मेरी अक्ल में समझ आती है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो कहते हैं जो बंदा जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अपनी अच्छाई बुराई पे गुजारता है, दूसरों की अच्छाई बुराई पे नहीं गुजारता। आप अपनी तबीयत पे ज़िंदगी आप आके गुजारते हैं। आपको अपोजिशन के एक्ट्स ऑफ ओमिशन की जवाबदेही आपसे नहीं होनी, वो मीडिया कर रहा होता है। आपकी जवाबदेही आपके एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन पे होनी है।
आप यहाँ पे हज़ारों कहते रहे अपोजिशन को, यहाँ बुरा भला कहते रहे लोग, हम भी कहते हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं कहता। आप अगर ये अपनी गवर्नेंस में फेल होंगे, आप इसमें डिसइंटरेस्ट शो करेंगे, तर्जमानों को रोज़ आप नई टास्क देंगे, रगड़ दें, इनको तबाह कर दें, इनको यहाँ पे बैरी कर दें, इनको दफन कर दें सर जी, एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी परफॉर्मेंस काउंट होने। मरियम नवाज साहब ने भी इस तरह का ग्रुप बनाया हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में, वो भी वहाँ पे तालियां बजवाती होती, रोज़ तलाल चौधरी साहब होते थे, 2-4 और लोग होते थे, दानियाल भाई होते थे, और बहुत सारे, आज फलान ने रगड़ दिया, आज उसने अपोजिशन को, ये तालियां बजती होती थी नाश्ते पे। किधर गई मरियम, तो किधर गया ग्रुप, तो किधर गया वहाँ पे। अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस है वो काउंट करते हैं, और मादरत के साथ आपकी परफॉर्मेंस इस वक्त जो है ना सर, वो आमिर साहब ही बताएंगे, मैं इसके बाद क्या आपको मेरे पास। आमिर साहब, एक तो जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है और जिस तरह का इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, इस पे क्या कमेंट? रिफॉर्म्स तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और ये मैं सबसे ज़्यादा बोलता था, मैं तो खुद बड़ा शर्मिंदा हूँ। रिफॉर्म छोड़ें, खुदा के लिए बेसिक लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लें, लोगों की जान और माल को जो खतरा है वो बच जाए, छोड़ दें, फॉरगेट अबाउट रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स इनके बस की बात नहीं है। रिफॉर्म होता है तगड़ी गवर्नमेंट जो है, ये तो नरगे में है, उन सारे माफियाज के, कार्टेल्स के कब्जा गिर लोग जो हैं इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इन्होंने रिफॉर्म्स करना है, ये नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वो टाइम मेरा गुजर चुका है, ये 2.5 साल गुजर गए, ये बाकी भी ऐसे ही गुजरेगा। सो रिफॉर्म्स को छोड़ें, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, मैं वो बिल्कुल उस पर इतनी ज़्यादा बातें हो गई हैं कि वो वाकई तकलीफदेह बात है उस नौजवान के साथ जो हुआ है, मगर वो एक शाखसाना था, वो सिम्बलाइज करता था कि इस वक्त हो क्या रहा है। मेरा ये कंसिस्टेंटली हमारा कहना ये है कि भाई साहब, इस्लामाबाद क्या, लाहौर क्या, सारे शहरों में पुलिस की जो है प्रायोरिटी क्राइम नहीं रह गया। हर शहर के अंदर जो है यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ और कब्जे के अंदर स्टेक्स इतने अरबों खरबों के चले गए हुए हैं कि सारी पुलिस की जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है वो उन कब्जों की वजह से होती हैं, तमाम की। इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल सिर्फ पिंडी का हम बताया है पिछले दिनों कि 600 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि जाली हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, और वो जो 50 हैं उसमें से भी 3-4 ने परफॉर्म किया, मैच्योर की हुई हैं, बाकी सारी लोग नाजायज़ जो अरबों खरबों के पैसे कमाए जा रहे हैं। और पुलिस की जो पोस्टिंग्स होती हैं, ये पिंडी का भी यही हाल है, यही लाहौर का हाल है। ये जो आप कह रहे हैं जी फलाना फलाने से लग गया, सब कब्ज़ों की वजह से, क्योंकि कब्ज़ों के अंदर इतना ज़्यादा पैसा है। आज जब हम थोड़ा सा स्टोरी अगले सेगमेंट में आपके बताएंगे, मगर इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर जो है, यहाँ भी जो है, क्यों ना लोग कहते हैं वो नीचे क्यों ना करें, क्योंकि कब्जा ग्रुप और जो हाउसिंग के जो वो बैठे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि जनाब वो मलिक रियाज, आपको पता है उनकी पहली दस्तरस जो है वो पीपल्स पार्टी, तो उनकी पार्टनर है, बाकायदा पार्टनर है वो, उसके अंदर अदालती फैसलों में भी आया गया है, नून लीग भी उनकी जेब में है, अब पीटीआई गवर्नमेंट भी उनकी जेब में है। वो कह रहे हैं कि जब ऊपर वाले ये सौदा कर रहे हैं तो नीचे सरकारी लेवल पे ये 20वां 21वां 10वां वो सारे ग्रेड वो कह रहे हैं कि सारे ऊपर लग गए हैं, तो उसके अंदर क्राइम ख़त्म हो गया है। ये असल मर्ज ये है कि ये सारी कौम, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो भी है, अभी वो सारी हाउसिंग है, और लोगों का भी है कि वो टीवी के, हमारा मीडिया भी शामिल है बीच में, कि वो एड्स आते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, फलाने के, और कोई रोकने वाला नहीं है, किसी के पास कोई ज़मीन नहीं है, लोगों के पैसे लग रहे हैं। बबल फट गया है, पहले ये तो कहते हैं ना बबल फट जाएगा, ये बबल अब फट चुका हुआ है, मगर अभी जो उसमें से पैसा बनी जा रहा है, ये अगले सेगमेंट में आया, उसकी तफसील ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 9.5 खरब के मेगा प्रोजेक्ट टूडा पर काम करने से रोक दिया। इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेगा, साथ ही रहेगा। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने 9.5 खरब के मेगा प्रोजेक्ट टूडा को काम करने से रोक दिया और ये अहकामात जारी किए हैं कि जब तक इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं आती काम शुरू नहीं किया जाएगा। आमिर साहब, क्या डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट की, क्यों लाहौर हाई कोर्ट ने काम करने से रोका? तो सिर्फ ये वक्ती तौर पे रुक गया है, अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि रुका है। हमारा हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त भी होगी, अभी पेश करेंगे इसका नक्शा, कि ये सिर्फ इन्वायरमेंट का मसला नहीं है, ये इसकी और भी बहुत सारी तफसीलात चाहिए हैं। ये लोग कहते हैं कि जनाब वो
हम बड़े मुस्बत उससे कहना चाहेंगे कि जनाब इस गवर्नमेंट का और शायद पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका जो 9 खरब 39 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ये शायद 6 अरब डॉलर का, ये 6 अरब डॉलर है और ये शायद फेज़ 1 के फिगर्स बताए जा रहे हैं। तो ये इसके अभी मैं बताता हूँ कितने हैं, मगर मेजर ये है कि हाउसिंग गवर्नमेंट का मेन है, इसी में से नौकरियां चलानी है, वो उनका मेन ही क्लेम इधर था। 2 बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने इसके अंदर हाउसिंग के लिए किए हुए हैं। एक कराची में वो जो बंडल आइलैंड था, वो सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब ये आप हमारी सूबाई उसकी जुरिस्डिक्शन है, तो वो भी बंद हो गया। ये दूसरा प्रोजेक्ट जो है ये रावी की जो डेवलपमेंट का रूदा डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नई बनाई हुई है, पहले ही वहाँ पे एक DHA अथॉरिटी है, लॉर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और वो मास्टर प्लान बनना था, वो अभी मास्टर प्लान पता नहीं बनेगा ना बनेगा, मगर पूरी अथॉरिटी बन गई है। और ये 9.5 खरब रुपए तकरीबन का 939 अरब, अब इमेजिन करें का ये प्रोजेक्ट है। और सवालात इतने ज़्यादा इस पे आ रहे हैं कि मुझे ये चलता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये लंबे अदालती केस रहने हैं, और ये मुझे काफ़ी सैकड़ों के हज़ारों के तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने जो फ्यूचर में नैब हुआ करेगी या तफ्तीशी इदारे होंगे ये निकट जाएंगे। ये जिस तरीके से किया जा रहा है कि मैं हैरान रह गया हूँ कि ये पिछले दिनों कैबिनेट से प्रूव किया है, कैसे प्रूव कर लिया है इन्होंने कि इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट की ज़रा इंपॉर्टेंस ज़रा समझ लें कि है क्या, कि ये 3 फेजेस में 1,20,000 एकड़ ये करना है 30 साल में, मगर ये फौरी तौर पे जो फर्स्ट फेज में करना है इन्होंने 17,872 एकड़ ज़मीन है। ये पूरा एक नया शहर, नया लाहौर एक बना रहे हैं। अच्छी बात है कि जनाब दुनिया भर में शहरों को किया जाता है, उसका एक तरीका क्या आ रहा है कि दूसरे बेहतर लगा के उनको सबको उधर शिफ्ट करके फिर इस तरह शहर न्यूयॉर्क लंदन वगैरह में ऐसे किया। मगर ये देखें कैसे किया जा रहा है कि इसमें 3 ज़िले इन्वॉल्व हैं, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, तकरीबन 46 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, 40 किलोमीटर का, और इसमें 3 बैराजेस बनने हैं, पता नहीं क्या क्या बनना है, वो तफसीलात मेरा इसके ऊपर आ रही हैं जो इसके अंदर बननी है। अब किया कैसे जा रहा है कि मैं हैरान रह गया हूँ कि इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो मेन करता धरता है उनका नाम है शेख मोहम्मद इमरान साहब हैं, शेख इमरान साहब हैं। ये इनकी तस्वीर अभी मेरे ख्याल ये इस पर दिखाएंगे। इन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया पे तारुफ करवाया है कि जी मैं रूदा रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है ना वो स्पोक्स पर्सन भी हूँ, और जो है ये प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं, उन्होंने इनको इम्पोज किया हुआ है। वाइस चेयरमैन ये LDA के हैं, और LDA यही रन करते हैं, यही चेयर करते हैं मीटिंग। वो मैंने भी पता करने की कि इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। 3 DG लॉर्ड जुल्फी बुखारी के इनके कारोबार का नहीं पता खान साहब। मैं वो थोड़ा सा जो पता है वो ज्यादा खतरनाक है, जानबूझ के छेड़ रहा हूं। मैं जरा बता दूं, मगर इनकी ताकत जरा बता दूं कि 3 LDA के DG जो है ना फारिग हो चुके हैं, चौथे की टांगें कांपती रहती हैं कि अब गए, ये डराते रहते हैं कि मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट है। वो एक तो हर कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट है। अच्छा। और वो यही चेयर करते हैं सारी इसकी मीटिंग्स, यही सब कुछ करता धरता फिलहाल नजर आ रहे हैं उसके अंदर। मैंने भी पता किया कि कौन है, क्या इनके क्या पता चला जी, इनकी जो है अपनी जो है ना हाउसिंग चन्योर्सन का ताल्लुक है, डीन हाउसिंग सोसाइटी इनकी अपनी है। सो वो उनके वो अभी थोड़ी देर पहले उनका वर्जन आया, उसकी तफसीलात वो बताएंगे सारे। तो वो उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नज़र आता है कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। वो जो है वो कहते हैं कि क्या वो ज़ाहिर है किसी ना किसी को वो आना चाहिए। तो बाकी जो है उन्होंने अभी ये तो उनके ऊपर मैं और तफसीलात में आता हूँ, उसका और बाकी नहीं पता अभी कि मजीद क्या है। मगर वो 9 खरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है, एक आदमी को ये नहीं पता कि उसकी और क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितनी बड़ी है। 9 खरब रुपए का उनको पकड़ा दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये ले आप चलाएं। जो है एक बोर्ड बनाया हुआ है, वो बोर्ड का भी नहीं अभी पता चल रहा कि किसके इख्तियार है कि 9 खरब इमेजिन करें, 9 खरब आप मैं बार 9 खरब कह रहा हूँ, बहुत बड़ी रकम है, $6 बिलियन है। ये उतना IMF हमें 10 सालों में नहीं देते इतने पैसे। अच्छा जी, इनके जो तरीकाकार का सब बड़ा है ना, सिर्फ ये नहीं कि लगाया किया जा रहा है, तरीकाकार बड़ा मज़ेदार है। तरीकाकार जो उन्होंने निकाला एक फॉर्म है जो कि वो 1 मिलियन का बेच रहे हैं, और उसकी मैंने नज़र मारी है, उसके ऊपर 80 पेजेस हैं उसके अंदर। और उसके अंदर वो उन्होंने कहा है कि क्राइटेरियन बनाया गया है कि जो उसके लिए बिड करेंगे ना, वो उसका एनुअल टर्नओवर जो है ना उस कंपनी का जो है ना वो $100 मिलियन होना चाहिए, $100 मिलियन।
एसेट बेस उसकी $500 मिलियन होनी चाहिए, और उसका प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का है ना, वो 10 बिलियन रुपए का होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए ज़ाहिर है बड़ी कंपनियां लानी हैं सारी। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये लग ये रहा है कि ये ख़ास लोग हैं, ख़ास ग्रुप्स है मार्केट में। पहली बैल की कि ये 7-8 लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं नाम अभी नहीं ले रहा किसका, कि फलाने का लोग कह रहे हैं जी एक साहब है, उनका अपना गोल्फ क्लब है, जो जी एक वो है मलिक साहब तो अपने होते ही होते हैं, साथ में जो है वो ये एक ग्रुप है जिसका ये DHA में भी धोखा कर चुके हैं, यहाँ भी काफ़ी, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, पिंडी में भी ना ये काफ़ी वो है। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, नाम ले भी लिए नहीं ले रहा। नहीं मैं दो तीन के इशारे दिए हल्के से, 2-3 के इशारे दिए का सर। मगर लोग ये कह रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट रेट से इनके ऊपर ख़रीदना है, और डीसी रेट, गवर्नमेंट डीसी रेट नहीं, गवर्नमेंट का रेट जो है एक्विजिशन रेट है, और फिर ये उसके अंदर फॉर्म के अंदर है कि नहीं हम इनसे थोड़ा सा डबल पैसे के ऊपर इनसे लेंगे और फिर वो उसमें दे देंगे। मौत दिखा के बुखार जो आर्गुमेंट लोग कह रहे हैं कि 6-7 लोगों तक क्यों महदूद किया हुआ है, ये जो आप कह रहे हैं हर कंपनी ने बाहर की एक कंपनी लेके आनी है, आगे फ्रंट कंपनी कर दे रही है, कोई चीन में ढूंढ रहा है, कोई किसी और जगह ढूंढ रहा है, पूरी दुनिया में एक फ्रंट कंपनियां आ जानी है। वो कह रहे हैं आप जो है 600-700 कंपनियों को करें, आप बिल्कुल करें। दो चीज़ें इसके अंदर जो हमारे लिए जो क्वेश्चंस भेजे हैं हमने, अभी वो हमें जवाब नहीं आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब 6 आप कहेंगे जी ये ब्लॉक यूँ बनना है, उसके बाद ऑक्शन करवाएं। जो कंपनियां हैं क्राइटेरियन थोड़ा सा ये 10 बिलियन वाला और ये जो $500 मिलियन $500 मिलियन जो है का क्राइटेरियन थोड़ा सा उसको नीचे लेके आए, अपनी उसके अंदर आए और उसको डिवाइड करें प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे। उसमें सारी पाकिस्तान की बिल्डर्स की कंपनियां उसके अंदर चांस लेंगी, जो ज़्यादा पैसा ले। ये 5, 7, 8 तक ना किया जाए। एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि ये इसके बेनिफिशरी जो है आप जिनसे ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं जो है, उनको आप बड़ा थोड़ा दे रहे हैं और ये सारा बेनिफिट इन लोगों के पास जा रहा है, ये बिल्डर्स के पास जा रहा है। तो आप बिल्कुल जो है अभी इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। देखा बस्तियों की तरफ से बड़ा रिएक्शन आ रहा था क्योंकि बड़े सस्ते ले रहे थे। और जो है वहाँ पे लाहौर का सबसे बड़ा जो गंद है ना, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ के बहुत ज़्यादा ये स्मॉग क्रिएट करती है। अब उन्होंने कहा जल्दी में कि इन सबको निकाल दो। ना निकालें, उनको डालें, मगर उस ज़मीन में लोगों को जो उनकी ज़मीन की वैल्यू है उससे डबल दें, उनको दें जिनकी ज़मीन है। सबसे बड़ा मसला क्लासा जो आपका हमारा है और हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टांस लिया है वो है एनवायरनमेंट का। ये मैं उसी एरिया से आया हूँ, सियालकोट की तरफ से जो है ना नया पुल एक बनाया गया है, क्या ग्रीन एरिया है, टोटली जंगल है। लाहौर के इर्द गिर्द कोई जंगल नहीं। कसूर की तरफ चले जाएं, गुजरावाला चले जाएं, शेखुपुरा चले जाएं, तमाम इंडस्ट्रियल एरिया। ये वाहिद एरिया बचा हुआ है कि इधर क्योंकि रास्ता नहीं था पहले, तो ये टोटल ग्रीन एरिया है। उसके ऊपर ये कर रहे हैं और वो अब आ गई है बात कि जनाब हाई कोर्ट ने कहा कि एनवायरनमेंट की रिपोर्ट दें। तो मैं ये सोच रहा था कि चेक करूं कि वहाँ पे क्या EPA जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, वो भी ज़ाहिर अपनी है। अब वो कुरा निकल आया है कि चूँकि एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री जो है वो काफ लीग के पास है, परवेज़ लाई, मुनस लाई साहब आगे आते हैं, फिर माशाल्लाह वज़ीर भी उनका है, और जो उसके DG लगाए गए हैं उनका नाम है खुर्रम शहजाद साहब। इनको हमने क्वेश्चनर भेजा हुआ है, वो कह रहे हैं जी मैं छुट्टी पे हूँ, मैं अभी फ़िलहाल उनका जवाब जब आएगा तो हम इंशाल्लाह वो पेश करेंगे उनका वर्जन जो है। मगर मुझे ये जो एनवायरनमेंट के DG लगाए गए हैं, इन्होंने इत्तफाकन जो है पहले भी जो काफ लीग की गवर्नमेंट रही हुई है NFC के अंदर, वो इंडस्ट्री की जब इनके पास होती थी वो भी किया है, फिर गुजरात में भी गालबन काम किया हुआ है, तो इनके घर के आदमी हैं। मगर मेरा इनको भी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं इमरान शेख साहब को भी नहीं कर रहा। मेरा ये है कि जब आपने $500 मिलियन की गारंटियाँ बिल्डर्स के लिए डाल दी हैं, तो $2-4-5 मिलियन खर्च के कंसल्टेंट ले लें, इंटरनेशनल कोई होगा। EPA की क्या कैपेसिटी है, इवन पंजाब गवर्नमेंट की भी क्या कैपेसिटी है कि प्रोजेक्ट ऑफ दिस साइज जो कि 46 किलोमीटर का लाहौर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, तो आप पूरी कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म हो जिससे ये करवाए जाएं। फिर लाहौर के स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, जिस तरह वो शहबाज शरीफ का कोई याद होगा कि वो कितने साल डिले हो गया वो प्रोजेक्ट जो रेल का बना रहे थे, क्योंकि हाई कोर्ट भी आ गया था। फिर उन्होंने लाहौर के सारे स्टेक होल्डर डाले थे कि जनाब ये नैयर अली दादा साहब होते हैं, ये फलाने साहब होते हैं, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं, एक जो है कमेटी एक बड़ी सारी बनाएं। मेरी हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त होगी, क्योंकि ये ना पंजाब असम्बली ने करना है, ना गवर्नमेंट ने करना है, ना किसी और ने करना है। तो एक कमेटी सिर्फ ये नहीं देखेगी कि एनवायरनमेंट की एक EPA को छोड़ दें। EPA भी उनकी घर की लौंडी है,
सो ईपीए की ना कैपेसिटी है, ना ईपीए पे छोड़ा जा सकता है कि 40 किलोमीटर का शहर के ऊपर वो एक ग्रीन सर्टिफिकेट देंगे, वो हाई कोर्ट में पेश हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा। ये 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर है और ये 1000 साल पुराना शहर है। अब उसको पूरे को नया बनाने जा रहे हैं, पूरा एक नया शहर उसके अंदर बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए कोई डिस्कशन चाहिए थी, कोई पब्लिक डिबेट होनी चाहिए थी। जो स्टेक होल्डर्स हैं, एनवायरनमेंट के लोग हैं, शहर के लोग हैं, कोई तारीखदान हैं, कोई एस्थेटिक्स के लोग हैं, वो कोई डिस्कशन नहीं हुई। हमें नहीं पता कि चंद ब्यूरो में देख रहा था उनकी मिनट्स जो हैं जो मीटिंग्स के हुए हैं, चंद वो जी ये फलाना ब्यूरोक्रेट आया 10-12 हुए हैं, 3 उन्होंने एमपीए पकड़ लिए हैं, एक ननकाने का, एक शेखुपुरे का, एक करके लो जी फैसला हो गया, 9 खरब रुपए का ये प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा इसका वो जो है ना मटीरियल मौजूद है। हम इसका वर्जन भी इनको लिख दिया हुआ है सवालात का, इन हजरात से इनका भी, और फॉलो अप करते रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि लंबी हो गई थी बात, क्लास साहब ने भी इस पर बात कर दी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद क्लास साहब से पूछेंगे कि क्यों स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्यों डिबेट नहीं करवाई गई, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास साहब, आई एम होपिंग कि कोई बहुत ही मज़े का आर्गुमेंट होगा इस प्रोजेक्ट को लेके आपके पास। आमिर साहब ने बड़ा कम्प्लेक्स इशू था सादर, बड़ा कई दिनों से इस पे काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, मिनट्स पढ़ रहे थे, पटिशन्स पढ़ रहे थे। फिर आपने क्योंकि बड़ा एक स्टोरी के लिए आपको वर्जन लेने पड़ते हैं, आगे से लोग वर्जन देने को तैयार नहीं होते, उनका अपना एक स्टाइल होता है, बड़े लोग होते हैं माशाल्लाह, वो लेने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें 2-3 मुझे ना जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक तो ये कि आमिर साहब ने कहा, मैंने पूछा ना इनसे कि ये जो शेख साहब आए हैं, इमरान शेख साहब बताया कि इन्होंने क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो मैं परेशान था, क्या क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं कि खान साहब ने उनको एलडीए का जरा अंदाजा लगाएं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंसाफियन लिखा हुआ है उनके उस पर, जनाब अली, उसका उन्होंने वाइस चेयरमैन लगा दिया। एलडीए पे उन्होंने जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक वहाँ पोलिटिकल अपॉइंटमेंट कर दिया, ये नेक्स्ट लेवल है, शहबाज शरीफ साहब से भी अगला। उनको कुछ भी कहे, उन्होंने आहद चीमा साहब को जैसे भी थे, बाबू थे, सरकारी अफसर थे, आगे पीछे जो भी किया उनको लगाया। तो खान साहब एक नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, इन्होंने उनको लगा दिया है वहाँ पे वैस एक एलडीए को आप देखें जरा, आप संभालें। अब मुबारक हो खान साहब को, माशाल्लाह क्रेडेंशियल तो आ गए सामने। दूसरा मैं परेशान हो रहा था कि ये इनके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंघी है कि ये आ गए हैं। तो मुझे वही पुरानी फिल्म वो मेरे जहन से नहीं निकलती कि मेरे पास माँ है, अमिताभ बच्चन और उन वाली जो साथ में कपूर साहब थे, पैसा है। उन्होंने कहा जी मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है, दीवार फिल्म। उन्होंने कहा तेरे पास क्या है भैया, तो उसने भैया को कहा जनाब मेरे पास माँ है, इनके पास पूरी हाउसिंग सोसाइटी है सर। ये तो बड़ी तगड़ी पार्टी है ना माशाल्लाह। एक आपने बिल्डर को उठाया, हाउसिंग सोसाइटी के बंदे को उठा के एलडी हवाले किया किसने, इमरान खान साहब या बुजदार साहब की उन्होंने की हुकूमत ने। मैं तो आज भी, बल्कि रात मालिक के शो में था, मैंने एक तजवीज़ दी, मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ। मैंने कहा मेहरबानी फरमा छोड़ें सारे झगड़े, किन चक्रों में हम पड़े हुए हैं। आप लाहौर का CCOPO जो है ना, वो कि बिल्डर लगाएं, कोई वहाँ प्रॉपर्टी डीलर लगे, सारे खुश हो जाएंगे। बुजदार साहब भी खुश हो जाएंगे, तहर खुर्शीद जो उनका PS है वो भी खुश हो जाएगा, मेरे सहाफ़ी दोस्त बड़े नाराज़ थे कई दिनों से, वो भी खुश हो जाएंगे। इस मुल्क को चलाने के लिए एक बिल्डर चाहिए, एक प्रॉपर्टी डीलर चाहिए जिसकी इतनी बड़ी जेबें हों और जेबों से नोट निकाले, हर एक की जेब में डालता रहे और आवाम की जेब से निकालता रहे। ये जहन में रखना है। आवाम को लूट के 8-10 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, पुलिस को करप्ट करो, हुक्मरानों को करो, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनको करप्ट करो, माल खिलाओ, मर्जी के बंदे लगवाओ, वो कब्जे करवाओ, प्रॉपर्टी डीलरों को साथ मिलाओ। ये मुल्क आपका इसी तरीके से चलता है। एक तो चीज़ ये, अगेन मुबारक हो, मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्डर को उठा के आपने LDA में लगा रहा है। अब आते हैं ज़रा इस बात पे, आमिर साहब से मैं थोड़ा सा क्या बहुत सारा ज़रा दूर जाओ तो मेरी लाइन इस पर डिफरेंट है। इस साल हमने, या आवाम नहीं समझे, भूखे मरेंगे, मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, ये आप लोगों की बारियाँ लग चुकी हैं कि आपके साथ क्या हशर होने, आप लोग नहीं सोच रहे। इतनी बड़ी हजारों एकड़ जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड, जो आपका जंगल भी हो, ग्रीन बेल्ट है ना, जो शहर को कवर दिया हुआ है, थोड़ा सा सांस ले रहे हैं लोग। ऑलरेडी लाहौर आपका एनवायरमेंटल इश्यूज में फंसा हुआ है, स्मॉग आ रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे, दरिया रावी आपका खुश्क हो चुका है, कहीं से पानी आपको नजर नहीं आ रहा। आप 17,000 एकड़ जमीन लेके, और आप ये पता क्या कहेंगे, जंगल है भाई, जंगल भी आपके लिए जरूरी है, दरिया भी जरूरी है, नाले जरूरी हैं, आपके लिए खायां जरूरी है, पहाड़ जरूरी, इकोलॉजी पूरा सिस्टम है नेचर का जो बना के दिया हुआ है। आप 17,000 एकड़ लेके जा रहे हैं, ये पूरे मुल्क को इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज बना दिया है। आप यहाँ से चलते हैं, पिछले हफ्ते मैंने कहा था, आप उससे है ना लाहौर मोटरवे से हैं, दाएं बाएं आपको यहाँ पे कई वहाँ पे आके ना उस पर किलोमीटर पे पूरी एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज खा गए।
उधर मुल्तान साइड पे निकला नजर आप वहाँ से, उसके बाद जब साहिवाल मिल चुका है इनके साथ, पूरी की पूरी हाउस सोसाइटीज़ बन गई। इधर गुजरांवाला तक चले जाएँ, इधर सियालकोट चलें, किसी शहर में चले जाएँ, आपने ज़री ज़मीन रहने नहीं दी। और जैसे डिज़ास्टर किया था इन्होंने आके एनवायरमेंटल, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने वहाँ पे आपको याद हो कोल का इन्होंने लगा दिया साहिवाल की ज़री ज़मीनों के अंदर। इनको हार्ट, आप इन हुक्मरानों की राय तो देखें, अप्रोच तो देखें, एनवायरमेंटल इश्यूज पे आ जाते हैं। आमिर साहब ने भी बात की, कंसल्ट क्यों नहीं करते? बड़ा अच्छा किया। नहीं, वो नहीं करने वाले, करेंगे। अभी आपको ट्विटर पे आना शुरू हो जाएगा, आप लोग कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? ये मुल्क कोई जमहूरी मुल्क है, आपका ख्याल है कोई लोग जवाब दे हैं? यहाँ पे कोई पूछ सकता है इनसे? इमरान खान साहब को इजाज़त थी, वो सबसे पूछें। वो वहाँ क्रिकेटर थे, वो सियासत में भी आ सकते हैं, वो पूरी इकॉनमी पे बात कर सकते हैं, वो करप्शन में बात कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप और मैं, हम जो है ना, हम सवाल नहीं कर सकते इमरान खान साहब की, क्योंकि नीयत ठीक है। नीयत की ज़रा सुन ले, ज़रा उस पर मैं आता हूँ। ये कह रहे हैं ना कि एनवायरमेंटल में बड़ा अच्छा काम किया, मैं हैप्पी कि किसी ने तो इनको चेक करने की कोशिश की है। अब होगा क्या, इन्होंने नाम एक लिया मलिक रियाज साहब का, उधर से लिया है इन्होंने परवेज इलाही साहब का। एक कहानी में बता देता हूँ, दोबारा सुना देता हूँ व्यूअर्स के लिए, गजनी हम भूल गए होंगे। मलिक रियाज साहब की और परवेज इलाही साहब का बड़ा पुराना चलता है। परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब थे, यहाँ पे जंगलात की ज़मीन थी, बहरिया टाउन को देनी थी। इनका एक सौदा हुआ जनाब, मेरा ख्याल 2200 या एकड़ थे या कनाल थी ज़मीन, सरकारी जंगलात। वो जनाब याली परवेज इलाही साहब ने मंजूर करवा के दे दी मलिक रियाज साहब को कि आप इस पे ये बहरिया, वो जंगलात थे सारे। ऐसे नहीं हम बर्बाद तबाह हो रहे हैं। ये फूड का जो आपको सबसे बड़ा क्राइसिस है ना, लोग भूखे मरेंगे। इस साल 24 लाख टन हमने वहाँ से रूस से गंदम मंगवाई है। ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं आपके पास यहाँ पे सांस लेना छोड़ें, खाने के लिए आपको कुछ नहीं बचना, क्योंकि ज़मीन ही नहीं है ना। हर जगह तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। इन्होंने जनाब सौदा मारा उनके साथ, इन्होंने परवेज इलाही साहब ने मलिक रियाज साहब के साथ। वहाँ से इन्होंने 2200 कनाल जो थी, इन्होंने ज़मीन दी जंगलात की उनको। उसके बदले में 400 कनाल जो है वो मलिक रियाज साहब ने, इनका फ्रंट मैन था चौधरी मुनीर, उसके नाम पे ट्रांसफ़र करी। वो बाद में चौधरी साहबान के ख़ानदान के बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र की गई। ये लेवल दिखा रहा हूँ मैं। आमिर साहब, ये उसी तरह की डील होगी यहाँ पे भी। ये जो हज़ारों कनाल की क्लियरेंस देंगे, ये एनवायरनमेंट वाले देंगे, और देंगे, इनका मतलब वो क्या कहते हैं, मैं उस पर कोई लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता कि कौन देगा, ये देंगे। और इसी तरह की डील इसमें से मारी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, इजाज़ुल हसन साहब थे कि अफजल इजाज साहब थे, मुझे नाम भूल रहा है, वो जज साहब थे, अफजल इजाज साहब। उन्होंने 3 फैसले दिए सर, एक पे भी नैब ने इंप्लीमेंटेशन नहीं की, एक पे भी। उस पर उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को बुलवाना था, उन्होंने पूरी इन चौधरी की फैमिली को बुलाना था कि आपने जंगलात की ज़मीन, एक सरकारी ज़मीन प्राइवेट बिल्डर को दे दी, उसके बदले 400 कनाल आपने डेवलप्ड लैंड बहरिया टाउन में ले ली अपने फ्रंट मैन के जरिए, और फ्रंट मैन ने बाद में इनको दे दी। अब ये कहते हैं ना, अब ये तो हमारी ज़मीन थी, हमने खरीदी है उनसे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बुलाया, ये वहाँ पे गए नहीं हैं या नहीं, बिल्कुल केस किसी को भूल गए। सर ये सारा का सारा एक ये वो लोग हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी पुलिस है, हमारे सियासतदान, इवन हम साफ़ी अपने एक पाव गोश्त के लिए ना पूरा ऊँट ज़िबा करेंगे हम। यहाँ पे ऊँट ज़िबा होगा, किसी को कोई ख्याल नहीं है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे जो लाखों लोग इन्होंने बसाने, ये लाखों लोग आजकल कहाँ रहते हैं भाई? कहीं ना कहीं भी तो रह रहे हैं ना। ये जो आप नया शहर बनाने जा रहे हैं, आप उसको देखे बगैर कि इसका आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे, लोगों पे क्या उनकी ज़िंदगियों पे आएगा, एग्रीकल्चर ज़मीनें कहाँ पे जाएंगी, जंगल कहाँ जाएंगे, दरिया कहाँ जाएंगे। आप एक नया मसला खड़ा कर रहे हैं बगैर स्टडी कराए हुए, उन लोगों के हाथों में आप चीज़ें दे रहे हैं जो बिल्डर्स हैं। जैसे इमरान साहब की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। सो इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पैसा। इन लोगों को कोई एनवायरनमेंट से दिलचस्पी नहीं है। लोग भूखे मरे हैं, यहीं से पैसे भीख मांगे। ये कल को बाहर से काटन मंगवाए हैं, इन्होंने इस साल भी काटन मंगवाई है, इन्होंने शुगर मंगवाई है, इन्होंने $3 बिलियन के करीब आपके सामने इनके ये गंदम आई है सर। इनको कोई कंसर्न नहीं है। लोग जाएंगे, प्लाट खरीदेंगे, माल खरीदेंगे, पता नहीं कितना पैसा लोगों के पास कहाँ से आता है। आई मेट लॉस्ट टू अंडरस्टैंड। कल उनका वर्जन देंगे, उनका ये जवाब मैं पहले बता देता हूँ कि वो पहले ही जब वो ये इश्तिहार उसका देख रहा था, नक्शा जो खींचा हुआ ना कि 10,000 एकड़ के अंदर जो है ना जंगल उगाएंगे, 3 बराजेज होंगी, इतनी लेक्स होंगी, वाटर टेबल ऊपर चला जाएगा। वो देख के लगेगा हर प्रोजेक्ट के अंदर यही बताया जाता है, मगर उसका काउंटर चेक, काउंटर जो हमने आर्गुमेंट है या काउंटर चेक किससे करवाया वो नहीं है। ये ईपीए के एक 19वें 20वें ग्रेड के अफसर की, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, जो कि मुझे पता है कि ये बेचारे उसकी कैपेसिटी की बात नहीं है। जहां हमने 900 950 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट लगाना है, तो 1 अरब अरब के लिए खर्च के जो है कोई एनवायरमेंटल पूरी स्टडी भी करवा लेते ना। वो जो छोटी सी आपने बिल्डर्स ने करवाई भी है कि ये 7-8 कंपनियां जो हैं, क्राइटेरियन इतना बना दिया कि वही कंपनियां आएंगी, हम इस चक्कर में नहीं जाते। दूसरा कंसर्न,
पब्लिक कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न, हिस्टोरिकल कंसर्न प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कि आप उसके अंदर जो है ना दिन रात इसी के अंदर जो हाईकोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि 60 हाउसिंग स्कीमें हैं लाहौर के अंदर भी जो कि गैर कानूनी है। एलडीए का अपना फिगर है, इस पे कल बात करेंगे। नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो चुका है, हम इस पे इंशाल्लाह डिटेल भी बात करेंगे। एलडीए को कहा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि जब तक ग्रीन एरियाज़ पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं जब तक डिटेल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इस पर फर्दर काम नहीं किया जाए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।